नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेय। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज का ये लेक्चर कुछ स्पेशल होने वाला है। जैसे कि सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9 का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो उसके दौरान आपने जो सूरज सर है, सूरज सर के द्वारा सूरज ऑनलाइन क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9 दोनों क्लासेस के लिए यहाँ पर फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स के। तो ये जो लेक्चर होने वाला है, आज के इस लेक्चर में हम आपको सैनिक स्कूल क्लास 9 का जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, इसके हम सारे सिलेबस जानकारी लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या टॉपिक्स रहेंगे। फिर और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि सोशल साइंस का सैनिक स्कूल क्लास 9 का, वो है रिवॉल्ट 1857, ठीक है। तो हम इसको जानने वाले हैं। तो चलिए हम पहले एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। देखिए, आपको एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ पता होगा, ठीक है। अब आज जो है हम ये देखने वाले हैं कि सोशल साइंस, आपको सोशल साइंस के बच्चों 25 क्वेश्चन आएंगे सैनिक स्कूल क्लास 9 में, और हर क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपको 50 मार्क्स रहेंगे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको सैनिक स्कूल में टोटल 150 क्वेश्चंस, और यहाँ पर देखिए 400 मार्क्स, जो कि आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपका जो जनरल साइंस और सोशल साइंस है, ये 2 सब्जेक्ट्स मैं आपको डील करने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। जनरल साइंस जो है, अभी आपका लास्ट क्लास हुआ था, आपको जनरल साइंस जो है मॉर्निंग 7 बजे रहेगा बच्चों, ठीक है, क्लास 9 के लिए। और ये जो सोशल साइंस है, ये इवनिंग 7 बजे रहेगा, ठीक है। ये आपकी क्लास की टाइमिंग्स रहेंगे बच्चों, ये हर दिन आपको क्लासेस चलने वाले हैं। अब चलिए, आपका पेपर का क्या मोड होगा। देखो, पेपर पेंसिल ऑन OMR शीट, ठीक है, ये मोड रहेगा। यानी आपको एक OMR शीट दी जाती है, आपको बबलिंग करना होता है, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम मोड होगा। अब देखो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपको MCQ क्वेश्चंस दिए जाएंगे बच्चों, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, आपका टाइम ड्यूरेशन, आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है आपका सैनिक स्कूल क्लास 9 का पेपर भरने के लिए, ठीक है। अब नोट देखिए, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर ए रॉन्ग रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर आपका कोई आंसर गलत गया है तो आपके कोई मार्क्स नहीं घटे जाएंगे, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है बच्चों। अब चलिए हम यहाँ पर सिलेबस देखेंगे। सोशल साइंस सिलेबस देखो, टोटल आपको 25 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, और आपको टोटल 50 मार्क्स बच्चों सोशल साइंस में, ठीक है। देखो, आपका पहला जो चैप्टर है वो रहेगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि आज हम इसको टोटल डिस्कस करेंगे, और इसके टोटल हम यहाँ पर 25 क्वेश्चंस सॉल्व भी करेंगे बच्चों, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम सब कुछ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसका हर चैप्टर, ठीक है, यानी हर टॉपिक्स, हर जो कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ क्लियर करके 25 क्वेश्चंस भी यहाँ पर फिनिश करके हम इस फर्स्ट चैप्टर को एंड कर देंगे आज, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर देखिए, फ्रीडम फाइटर्स, फिर इम्पोर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स, फिर सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स, फिर रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, फिर रॉक साइकिल ऑफ वाटर साइकिल, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेस, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म, importance of parliament, types of agriculture, types of government and different types of government, understanding markets, elections, role of government in health, Delhi Sultanate, Mughals, Bhakti and Sufi movement, interior of earth, climate change, earthquakes and major landforms, types of rainfall, major grasslands, types of forests, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। 28 देखिए, लाइफ इन डेजर्ट्स। 29 देखिए, पंचायत सिस्टम, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फिर लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड सोशल जस्टिस। फिर 32 देखिए, जुडिशियरी एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मार्जिनलाइजेशन, पब्लिक फैसिलिटीज़, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फिर इंडस्ट्रीज़, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर चेंजेस इन द आर्ट्स, ठीक है। ये टोटल सैनिक स्कूल क्लास 9 का जो सोशल साइंस है, इसमें आपको 38 चैप्टर्स रहेंगे बच्चों, ठीक है। और हम हर एक चैप्टर को बस एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर कर देंगे। और हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एक जो वीडियो है उसमें हम एक लेक्चर में वो टॉपिक के बारे में, उस चैप्टर के बारे में सब कुछ डीपली जान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। 20 से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे हर एक यहाँ पर क्लास में, ठीक है। तो चलिए हम अब बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अपने सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियोस डालेंगे, जो भी हम यहाँ पर अपडेट्स देते रहेंगे,
सैनिक स्कूल के, और जो भी हम क्लासेस डालेंगे आपको पहले तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा चैप्टर है बच्चों, वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो देखो इसका पहला मतलब क्या होता है, यानी रिवॉल्ट का मीन क्या है, ये 1857 क्या है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो भारत है, ठीक है, भारत देश है, वो पहले जो है बच्चों 1857 में युद्ध में जो है शामिल हुए थे, ठीक है। उनका जो फर्स्ट, यानी हमारा जो फर्स्ट वॉर है वो था यहाँ पर 1857 को, इस ईयर को था। और रिवॉल्ट, रिवॉल्ट मतलब ये है बच्चों कि देखिए अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली लड़ाई, ठीक है, अपने जो भारत देश के लोग हैं, ठीक है, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली बार लड़ाई की थी। देखो पिछले काल में, ठीक है, देखो जैसे कि 1857 में, 1880s में, ठीक है, 80s में जो है क्या हुआ था कि अंग्रेज़, ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या किए थे, अपने भारत देश को रूल किए थे, वो सभी को पता होगा, ठीक है। तो अब 1857 में क्या हुआ था, अपने जो भारत देश है, ये सभी लोग उन अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए थे, ठीक है, जब युद्ध में लड़े थे। वो क्यों, अब हम आगे जान लेंगे, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, देखिए यहाँ पर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was the conscious beginning of the independence struggle against the colonial tyranny of the British. There are various names of the revolt of 1857, India's first war of independence, Sepoy Mutiny, etc. देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, उस काल में हमें क्या होता था, भारत देश को वो राज करते थे, भारत देश पर आकर, ठीक है। तो तब क्या हुआ था, देखो ब्रिटिशर्स जैसे कि राज करते थे, तो सडन जो है 1857 को एक सडन चेंज आया है, ठीक है, एक रिवॉल्ट हुआ है। जैसे कि हमारे जो भारत देश के लोग हैं वो ब्रिटिशर्स, ठीक है, जो कि अंग्रेज़ों पे क्या हुआ था, वार पर लड़े थे, ठीक है, यानी उनके ऊपर जो एक रिवॉल्ट लगाए थे। तो देखिए उसका नाम था रिवॉल्ट ऑफ 1857। हम उसको इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया का, यानी भारत का पहला वो वार था, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई थी। और देखो यहाँ पर सिपॉय मुटिनी, ठीक है, सिपॉय मुटिनी और इंडियाज़ फर्स्ट वार, ये दो नाम से भी यहाँ पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम यहाँ पर नाम देते हैं, ठीक है। आप इसको इंडियाज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट, द रिवॉल्ट बिगैन ऑन May 10, 1857 मीरठ एज अ सिपॉय मुटिनी, ठीक है। अब देखो हमारा जो रिवॉल्ट है, ठीक है, ये May 10, 1857 को यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। अगर आपको वैसे कोई क्वेश्चन आया कि आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये कब स्टार्ट हुआ है, तो आपको लगाना है आंसर May 10, 1857 को ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ है बच्चों। तो देखो ये, और ये कब हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ये मीरठ में हुआ है, ठीक है। और ये जो है मीरठ एज ए सिपॉय मुंटिनी, सिपॉय मुंटिनी के मीरठ में जो है ये स्टार्ट हुआ है बच्चों। इट वॉज इनिशिएटेड बाय सिपॉयस, सिपॉयस यानी सोल्जर्स बच्चों, ठीक है। इट वॉज इनिशिएटेड बाय सिपॉयस इन द बंगाल प्रेसिडेंसी अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है। अब देखो हमारे जो सिपॉयस है, ठीक है, अब देखो ब्रिटिश के जो लोग रूल करते थे हमारे भारत देश पे, तो हमारे जो भारत देश के लोग हैं, ठीक है, भारत देश के जो सिपॉयस है, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स हमारे भारत देश के ही थे, ठीक है, उनके ब्रिटिशर्स के उनके गैंग में, ठीक है, यानी उनके जो है एक फाउंडेशन में, उनके एक टीम में। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ था, इट वॉज इनिशिएटेड बाय सिपॉयस इन द बंगाल प्रेसिडेंसी अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो हमारे जो सिपॉयस है वो भी अचानक से पलट गई है ब्रिटिश ऑफिसर से। क्यों, अब हम आगे देखेंगे इसका। इट वॉज द फर्स्ट मेजर एंड लार्ज स्केल रेबिलियन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल ऑल थ्रू, नॉट द फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट द कंपनी। अब देखो अब हमारा जो ये रिवॉल्ट है जो 1857 का, तो ये क्या हुआ था, ये फर्स्ट जैसा मेजर है, ठीक है, यानी सबसे बड़ा, ठीक है, फर्स्ट और सबसे बड़ा जो है ये 1857 का ये जो रिवॉल्ट है ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। वो भी देखिए May 10, 1857 को ये बोल रहा है। अब देखिए इमीडिएट रीज़न ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये सडन इस तरह से क्यों हुए हैं लोग, ठीक है, एक अचानक से। देखिए जैसे कि ब्रिटिश वाले लोग मतलब बहुत साल हमें यहाँ पर इंडिया पर रूल किए थे, ठीक है, लेकिन ये सडनली हमें, ये हमारे इंडिया के लोग क्यों ऐसे चेंज हुए हैं, ठीक है, क्यों ऐसे इमीडिएट जो है क्यों कॉज हुए थे, मतलब इमीडिएट जो है ये रिएक्ट क्यों हुए थे। तो यहाँ पर देखिए आप, द इमीडिएट फैक्टर वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल। एनफील्ड जो है एक राइफल थी बच्चों, ठीक है, राइफल यानी एक गन थी, एक बुलेट थी, ठीक है, एनफील्ड उसका नाम था। तो वो क्या हुआ था, देखो द कैटेज हैड टू बैटन ऑफ बिफोर लोडिंग इट इनटू द गन। यहाँ पर क्या था कि जैसे वो राइफ़ल थी जो कि एनफील्ड राइफ़ल,
उसको वो जो गन रहती है उसको रिलोड करने के लिए बच्चों हमें जो है काटना पड़ता है उसको, ठीक है, यानी मुंह से उसको इस तरह से लोड करना होता है। जो गन अगर जैसे हमारे बुलेट्स ख़त्म हो जाती है उसको लोड करने के लिए हम यहाँ पर बाइट करना होता है, यानी उसको मुंह से उसको लोड करना होता है जो कि वो गन को, ठीक है। फिर उसके बाद उनके जो बुलेट्स है वो रिलोड होंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंडियन सिपॉयज बिलीव्ड दैट द कैरेज वॉज ग्रीस्ड विथ आइदर पिग फैट और मेड फ्रॉम काउ फैट, ठीक है। अब हमारे इंडिया के सिपॉयज जो लोग हैं ये क्या करते थे, ये बिलीव करते थे कि जो वो राइफ़ल है जो कि इनफील्ड राइफल, वो जो राइफ़ल है वो पिग जो होता है, ठीक है, वो पिग के फैट या वरना जो काऊ होती है गाय, वो गाय के फैट जो कि काऊ की जो मांस होते हैं, ठीक है, काऊ की जो फैट होते हैं उससे, या पिग जो होता है वो पिग के फैट से वो बना है। इस तरह से हमारे इंडिया के सिपॉयज लोग ऐसे बिलीव करते थे, ठीक है। तो उसी के अगेंस्ट, ठीक है, दिस वाज अगेंस्ट द हिंदू एंड मुस्लिम सेंटिमेंट्स। देखो अब जैसे कि हिंदू और मुस्लिम में ये सेंटिमेंट्स हैं, जैसे कि हिंदू के लोग क्या करेंगे, किसी भी मतलब जो गाय होती है, जो गौ माता होती है, उसको वो काटना नहीं चाहते हिंदू के लोग, ठीक है। और मुस्लिम के लोग क्या बोलते हैं कि वो पिग का असल वो नाम ही ले लेंगे पिग का, और पिग को वो देखना भी नहीं चाहते, ठीक है। और पिग को वो मुंह में कैसे लेंगे, ठीक है, वो पिग को किस तरह से मुंह में लेकर कैसे वो रिलोड करेंगे गन को, वो नहीं कर सकते। इसके लिए सेंटिमेंटली ये अगेंस्ट था हिंदू और मुस्लिम के लिए, ठीक है, जो कि वो मौत से रिलोड करना गन को। तो यहाँ पर देखिए थस देवर रेल्यूकेंट टू यूज़ द इनफाइल्ड राइफल। तो ये इनफाइल्ड राइफल यूज़ करने के लिए हमारे जो लोग हैं ये थोड़ा बहुत पीछे हटते थे अभी, ठीक है, क्योंकि उनको पता चला कि वो जो इनफाइल्ड राइफल है उसमें क्या होता था कि पिग के फैट और कौ के फैट ये है बोल करके वहाँ पर उनको इस तरह से लगता था, ठीक है, वो इसी तरह से वो एज्यूम करते थे, वो सोचते थे। तो इसके लिए वो थोड़ा पीछे हटना चालू किए हैं, जो कि हमारे इंडियन के सिपॉयज, ठीक है। फिर देखो दिस वाज ए फ्लैश पॉइंट टू एनराज, देखो एनरेज द सोल्जर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये एक फ्लैश पॉइंट है जो कि हम बच्चों अब हमारे जो लोग हैं इंडियाज़ के वो ब्रिटिश के सोल्जर्स के अगेंस्ट होना चालू कर दिए। अब देखो एज ए रिजल्ट वाज बिलीव्ड टू द इंटरमीडिएट फैक्टर फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखो अब तब से जो है एक रिज़ल्ट आया हमें कि तब इमीडिएट एक फैक्टर लिया गया कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो ब्रिटिश लोगों को हमारे यानी ब्रिटिश जो सोल्जर्स है उनके ऊपर जो है युद्ध करने के लिए, उनके ऊपर लड़ाई करने के लिए जो है हमारी जो यहाँ पर रिवॉल्ट ऑफ 87 वो एक अभी निकल कर आ चुकी है। तब 87 यानी 1857 में जो है ये रिवॉल्ट हुआ था बच्चों, ठीक है, वो भी May 10 को। अब देखिए रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस, मतलब इनके क्या रिलीजियस है और क्या सोशल कॉज हुए थे वो रिवॉल्ट 1857 से, यानी उसको हम जो है इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडियाज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। अब देखो रेगिज्म ऑफ रेशियल discrimination was believed to be a major reason of the revolt of 1857 when Indians were exploited and were kept away from the mixing Europeans। देखो यहाँ पर जब क्या होता था, जैसे हम यहाँ पर जो ब्रिटिश के लोग हैं जैसे हम उनको अगेंस्ट होते थे, तो ब्रिटिश के लोग क्या करते थे, जो यूरोपियंस होते हैं, जो वाइट लोग जो यूरोपियंस होते हैं उनसे हमें अलग रखने के लिए वो सोचते थे, ठीक है, यानी सबसे अलग रखते थे। जैसे हमारे सिपाही जो रहते हैं हमारे भारत देश के और दूसरे अलग अलग तरह तरह के जो कंट्रीज़ के सिपाहीज थे, ठीक है, सब मिलजुल कर रहते थे, यहाँ पर ब्रिटिश पर काम करते थे ब्रिटिश के पास। तो ब्रिटिश वाले लोग क्या करते थे, हमारे जो इंडियाज़ के जो सिपाहीज है उनको सैलरी कम देना और उनको अच्छी तरह से फूड फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करना, इस तरह से जो है वो भेदभाव करते थे, ठीक है। और वो यूरोपियन जो होते हैं उनसे वो बिना मिक्स किए वो दूर रखते थे हमारे इंडियाज़ के सिपाहीज को। तो बाद में क्या होता था, द वाइट्स आल्सो स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द रिलीजियस एंड कल्चरल अफेयर्स ऑफ इंडियाज़ एंड टोटल देम एज वेल। देखो बाद में वो क्या किए थे, जो यूरोपियंस जो वाइट लोग क्या करते थे बाद में यहाँ पर हमें हमारे जो इंडियाज़ के जो भी यहाँ पर रिलीजियस है, ठीक है, रिलीजियस और कल्चरल अफेयर्स में जो है वो शामिल होना शुरू कर दिए हैं। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, देखो पॉलिटिकल कॉजेस, क्या क्या पॉलिटिकल कॉजेस है, जैसे कि पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो किस तरह से यहाँ पर शामिल हुए हैं, ठीक है, वो देखिए द ब्रिटिश एक्सपेंशन हैड लेड टू द प्रोपोगेशन ऑफ अनजस्ट पॉलिटिशीज दैट लेड टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ द नवाब्स एंड जमींदार्स रेसिडिंग एट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। देखो पुरातन काल में नवाब्स और जमींदार्स मतलब जदी ज़मीन वाले लोग क्या, जमींदार क्या करते थे उस पहले, अब देखो जिसकी भी ज़मीन, जो गरीब लोग होते थे उसकी ज़मीन को लेते थे, ज़मींदार के पास बहुत सारी ज़मीन होती थी। तो नवाब्स और ज़मींदार्स इनका जो पावर है वो लूज़ होता था, यानी वो पावर जो है उनका घट जाता था, लॉस होता था, उनका जो हक होता है वो लॉस होता था। और वो ज़मींदार और नवाब्स क्या करते थे, हमारे भारत देश के, ठीक है, सारे भारत देश में
हर एक कोने कोने को जो है यहाँ पर रहते थे, हर एक जगह जगह पर अलग अलग प्लेसेस पर नवाब्स और ज़मींदार वहाँ पर हमारे इंडिया पर रहते थे बच्चों उस काल, ठीक है। और देखो यहाँ पर द इंट्रोडक्शन ऑफ अनफेयर पॉलिसीज दैट लाइक द पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, the policy of indirect subordination, subsidiary alliance, the policy of war and annexation, the policy of direct, यहाँ पर देखिए subordination, doctrine of lapis, the policy of misgovernance, इसका मतलब ये है कि थ्रू विच अवाध was exiled, फिर greatly impaired the interest of rulers of native states and they one by one became victims of British expansions, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे लोग हैं जो कि ब्रिटिश को अवॉइड करते थे, तो तब ये सब लोग, ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते थे, तो सपोर्ट देना शुरू करते थे बच्चों, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर दोज रूलर्स हु लॉस्ट देयर स्टेट्स टू द ब्रिटिश वर नेचुरली अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड टुक साइड्स अगेंस्ट देम ड्यूरिंग द रिवॉल्ट। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो लोग हैं, ठीक है, दोज रूलर्स, वो काल के जो रूलर्स होते थे, हु लॉस्ट देयर स्टेट्स, जो कि उनके स्टेट्स, जो कि इंडिया में जो स्टेट्स में रहते थे, अब वो लॉस हो चुके क्योंकि हमारे जो इंडिया के लोग उनके पीछे पड़े हैं। तो फिर वो क्या करते थे, वो ब्रिटिश के साइड वो उनका हिस्सा लेते थे, यानी ब्रिटिश के पास जाकर उनके साइड लेते थे ब्रिटिश के, क्योंकि हमारे इंडिया के अगेंस्ट वो लूटते थे। तो तभी जो है यहाँ पर रिवॉल्ट जो है चालू हुआ है, फर्स्ट वार जो यहाँ पर तब से चालू हुआ है बच्चों। और हमारे पॉलिटिकल लोग भी जो है वो भी एक कॉज हुआ था, पॉलिटिकल कॉज, वो भी यहाँ पर शामिल हुए थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक फैक्टर। क्या इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पर, देयर वर वेरियस रिफॉर्म्स इन द टैक्सेशन एंड रेवेन्यू सिस्टम दैट अफेक्टेड द पीजेंट्स हेविली। पीजेंट्स का मतलब बच्चों काश्तकार, जो काश्तकार लोग होते हैं उसे ही प्लीजेंट्स बोला जाता है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज टू एक्सपैंड द टेरिटरी। अब देखो, अब जो टेरिटरीज होते हैं उसको एक्सपैंड करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिटिश की, वो क्या किए हैं, अलग अलग सा जो है पॉलिसीज़ लेकर आ रही थी बच्चों, ठीक है, ताकि उनका फ़ायदा होने के लिए। फिर देखो मिलिट्री फैक्टर। क्या मिलिट्री फैक्टर रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिलिट्री फैक्टर ये है बच्चों कि देखो अनदर मेजर कॉज वॉज अ जनरल एलिस्टमेंट एक्ट ऑफ जुलाई 25, 1857। जुलाई, देखो बच्चों जुलाई 25, 1856 को जो है एक यहाँ पर मिलिट्री फैक्टर चालू हुई थी। देखो जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ जुलाई 25, 1856 को जो है एक जनरल एनलिस्टमेंट जो है एक एक्ट आया था। पास्ट 10 months बिफोर द रेबेलियन द एक्ट रिक्वायर्ड दैट न्यू रिक्वेस्ट टू द बंगाल आर्मी टू एक्सेप्ट ए कमिटमेंट फॉर जनरल सर्विस। देखो एक जनरल सर्विस जो वो क्रिएट किए थे बंगाल आर्मी, वो कमिटमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए वो जो एक्ट है वो निकल कर आ चुका था, जो कि वो कमिटमेंट जो वो एग्रीमेंट करने के लिए उससे 10 महीने पहले, ठीक है, 10 months बिफोर जो है वो एक्ट निकल कर आ चुका था बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, एर्लियर द एनलिस्टेड मेन ऑफ द बंगाल आर्मी हैड बीन exempted from serving overseas as they believed that such an act would be against their belief। तो देखो फिर वो बंगाल आर्मी क्या करते थे, वो सोचते थे कि वो जो एक्ट आया था, ठीक है, क्योंकि वो कमिटमेंट करने के लिए वो एक्ट उनके अगेंस्ट है, इस तरह से वो सोच करके वो भी जो है एक अगेंस्ट होते थे ब्रिटिशर्स के। फिर देखो बट द मद्रास एंड बॉम्बे रेजिमेंट्स हैड नो सच इनिबिशंस। देखो बाद में जो मद्रास और बॉम्बे के जो रेजिमेंट्स है वो भी क्या करते थे, थोड़ा बहुत वो दूर होने की कोशिश करते थे बच्चों, यानी वो पास में होते थे लेकिन दूर होने की इसलिए कोशिश करते थे ताकि वो जो नए नए एक्ट ला रही है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो क्योंकि उनके फ़ायदे के लिए, ताकि हमारी जो इंडिया के लोग हैं, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया की हमारी जो पब्लिक है वो क्या करती थी, उसके जैसे अगेंस्ट आती थी, जैसे उनका रिवॉल्ट करती थी, तो तब क्या होता था, वो एक नए नए एक्ट लाती थी सबको मिलजुल कर एक साथ लड़ने के लिए, ठीक है। फिर देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डालहाउसी फेल्ट इट अनफेयर दैट द बर्डन ऑफ डेवलपमेंट फेल स्क्वेयरली ऑन द स्मॉलर प्रेसिडेंसी आर्मीज। देखो अब जो आर्मीज होती थी उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है, उनको डेवलप करने के लिए उनको पता था कि वो अनफेयर है, ठीक है, उनकी जो आर्मी है ब्रिटिश की, उनको पता था कि अगर इंडिया के लोग ज़्यादा रहते थे बच्चों उसमें, तो इंडिया के लोग अगर घट जाएंगे तो उनकी जो आर्मी रहेगी वो सब कुछ अनफेयर, यानी वो अनफिट रहेगी। तो इसके लिए वो क्या करेगी, नए नए पॉलिसीज़, नए नए प्रेसिडेंस को जो है वो क्रिएट करती थी। विद द साइनिंग ऑफ द एक्ट सेपॉयस ऑफ द बंगाल आर्मी फेल्ट दैट इट वुड आल्सो प्रिवेंट देयर सन्स फ्रॉम फॉलोइंग देयर फूड स्टेप्स वाइल फियरिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ सर्विंग ओवरसीज।
अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दीज थ्री सेटलमेंट्स आर highly exploitative and in particular the permanent settlement had created devastating impact. Thus the peasants were greatly encouraged to overthrow the British government from India, which led to their active participation in the revolt in 1857. देखो जो तीन सेटलमेंट होते थे इससे पहले, ठीक है, दीज थ्री सेटलमेंट्स, जो तीन सेटलमेंट है वो हाईली एक्सप्लोटिव होते थे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब हटने के लिए वहाँ से वो पार्लियामेंट जो सेटलमेंट है वो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो दी थी पहले। तो तब क्या हुई थी, गवर्नमेंट के जो हमारे पीजेंट्स है, जो काश्तकार लोग हैं, जो हमारे गवर्नमेंट जो इंडिया की पब्लिक है, वो क्या कहते ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है एक एक्टिव पार्टिसिपेंट देने के लिए वो बधाई देती है, बच्चों इंकरेज करती थी, ठीक है, क्योंकि वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लेकर के। फिर देखिए, द इंडियन सोल्जर्स फेस्ड ए लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिशियल्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर सैलरीज, पेंशंस एंड प्रमोशंस। देखो बाद में क्या होता, इंडियन सोल्जर्स को जो ब्रिटिश क्या करती थी, उनकी सैलरी जो होते थे, इससे पहले सैलरी वो कम ज़्यादा देती थी, तो बाद में क्या हुआ, सैलरीज, पेंशंस जो सब कुछ है उसको रेस्पेक्ट करके प्रमोशन करके वो बढ़ाती थी, क्योंकि इंडियन के लोग उनके अगेंस्ट ना हो। फिर क्या हुआ था, इंडियंस वर सब्जेक्टेड इन द मिलिट्री वाइल द यूरोपियंस counterparts faced no such discrimination. This led to discontent and was a major military factor that resulted in the 1857 revolt. अब यहाँ पर देखिए वेलोरी म्यूटिनी, म्यूटिनी क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर, द वेलोरी म्यूटिनी टुक प्लेस इवन बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 50 ईयर्स बिफोर, यानी देखो 1857 के 50 साल पहले जो कि यो वेलोरी म्यूटिनी, ठीक है, ये एक जगह लिए थे वहाँ पर, कहाँ पर, देखिए ब्रिटिश के पास, ठीक है, देखो इट erupted on 10th July 1806 इन वेलोरी, प्रेजेंट डे तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु के वेलोरी में, ठीक है, तो क्या हुआ देखो, एंड लास्टेड ओनली फॉर द डे बट इज वॉज ब्रूटल एंड इट वॉज द फर्स्ट मेजर म्यूटिनी बाय द इंडियन सेपोइस इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो हमारे भारत देश में देखिए बच्चों, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर राज करती थी, रूल करती थी, तो उसके बाद हमारे जो इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की पब्लिक जो है वो क्या की थी, May 10, ठीक है, May 10, 1857 को उसके अगेंस्ट जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, हमारा जो रिवॉल्ट है इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था लास्ट को, देखो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 shook the foundation of the British East India Company and disclosed their inefficiency in handling the Indian administration। देखो अब जो हमारे ब्रिटिश है, ठीक है, यानी हमारे ऊपर राज करती थी, तो वो क्या की थी, उनको समझ गया है कि इंडिया को हैंडल करने के लिए, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है उसको हैंडल करने के लिए उनके पास अभी कुछ सुधर नहीं रहा था बच्चों को, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, द मेजर इम्पैक्ट वाज इंट्रोडक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 विच अबॉलिश द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। देखो बाद में क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है 1857 को जो है हमें इंट्रोडक्शन दिया था कि इंडिया की एक गवर्नमेंट अभी फॉर्म हो सकती है, अभी एक्ट वो जारी करने के लिए वो जो है वो एक्सेप्ट हो गई है, मतलब वो जो है अभी एक एक्ट जो है स्टार्ट किए इंडिया गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो भी 1858 को। फिर देखिए कंपनी एंड मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज दैट बेस्टोड पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रूल इंडिया डायरेक्टली थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो और ब्रिटिश लोग क्या बोलते थे कि जैसे कि वो तो इंडिया को एक मतलब अलग देंगे, यानी इंडिपेंडेंस देंगे, लेकिन वो क्या बोलते थे, लेकिन सब जो हिसाब किताब चलेगा, यानी जो भी रूल्स चलेंगे वो ब्रिटिश को, जो ब्रिटिश लोग अनाउंस करेंगे वो ही फॉलो करने के लिए वो बोलते थे, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग नहीं सुनते थे बच्चों उसका, तब भी जो है ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट रहते थे वो। अब यहाँ पर देखिए कॉजेस ऑफ फेल्यूर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यहाँ पर देखिए 1857 में रिवॉल्ट में फेल होने के लिए क्या कॉजेस थे, यहाँ पर देखो द 1857 रिवॉल्ट वाज इवेंचुअली नॉट सक्सेसफुली इन आउटस्टिंग द ब्रिटिश फ्रॉम द कंट्री बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। देखो यहाँ पर नीचे, द सिपॉइस लैक्ड वन क्लियर लीडर, देर वर सेवरल, दे आल्सो डिड नॉट हैव ए कोहेरेंट प्लान बाई विच द फॉरेनर्स वुड बी रूटेड। देखो अब हमारे इंडिया के पास एक इतना कोई प्लान नहीं था, एक उतने क्लियर लीडर्स नहीं थे ताकि उनके साथ कोई लड़ पाए, ठीक है। देखो यहाँ पर इंडियन रूलर्स हु aided the revolt did not envision and plan for the country after the British were defeated। देखो अब जब ब्रिटिश हार गए थे तो इंडिया के पास जो है अब एक एक्ट नहीं था इनके पास, यानी एक नया कुछ गवर्नमेंट बनाने के लिए अब ये एक्ट नहीं था। फिर क्या हुआ था, थोड़े बहुत यहाँ पर हमारे पास
एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स भी आए थे बाद में, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेजरली नॉर्दर्न इंडिया वॉज अफेक्टेड बाई दिस रिवॉल्ट। अब देखो ये जो रिवॉल्ट हुआ था यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं ये ज़्यादा इफेक्ट हुए थे, यहाँ पर ज़्यादा शामिल हुए थे यहाँ पर, ठीक है, उनको ज़्यादा इफेक्ट मिला था। अब देखो द 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास रिमाइंड मोस्टली अनअफेक्टेड। देखो अब हमारे यहाँ पर बंगाल, बॉम्बे और मद्रास ये 3 जगह पर जो यहाँ पर प्रेसिडेंसी, जो प्रेसिडेंट यहाँ पर राज करते थे वो ज़्यादा कोई भी इफेक्ट होकर नहीं थे, लेकिन नॉर्थ वाले जो नॉर्थ इंडिया है वो ज़्यादा इफेक्ट होकर रहता था बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लीडर्स एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब ऐसे लीडर्स हैं, ठीक है, जो कि हमारा जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, जो कि इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अब वो जो हुआ था, अब उसमें कितने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लीडर जो है कि ये यहाँ पर प्लेस लिए थे। अब देखो दिल्ली में, दिल्ली ये प्लेस है, यहाँ पर रिवॉल्ट में इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, यहाँ पर देखिए बहादुर शाह टू और जनरल बाकत खान थे। फिर उसके बाद लखनऊ में देखिए बेगम हज़रत महल, फिर बिरजिस कौदर, फिर अहमदुल्ला थे। फिर उसके बाद कानपुर में देखिए नाना साहिब, राव साहिब, तंतिया तोप, फिर उसके बाद अजीमुल्ला खान, ठीक है, ये ऑलमोस्ट मुस्लिम के रहते थे बच्चों, ठीक है, ये सब कुछ इस्लामिक के ही थे। फिर देखो झांसी, झांसी में कौन रहते थे, देखिए रानी लक्ष्मीबाई रहती थी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बिहार में कुंवर सिंह, फिर अमर सिंह, ठीक है। फिर राजस्थान में देखिए जयदयाल सिंह एंड हरदयाल सिंह, ठीक है, जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह जो है राजस्थान के लीडर्स रहते थे। फिर उसके बाद फारुखाबाद, यहाँ पर देखिए तुफजल हसन खान। फिर असम में देखिए कंदपर कंदपर कंदपरेश्वर, ठीक है, कंदपरेश्वर सिंह और मनीराम दुत्ता बरुआ, ठीक है, कंदपरेश्वर सिंह, उसके बाद आपको यहाँ पर रहेंगे मनीराम दत्ता बरुआ, ठीक है। फिर उड़ीसा लास्ट देखिए सुरेंद्र शाही और उसके बाद उज्जवल शाही, ठीक है, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही जो है ये सब कुछ लीडर्स है जो कि यहाँ पर इन प्लेसेस में लीडर्स के लीडरशिप करते थे बच्चों। तो लगता है कि अभी आपको बेसिक समझ गए होंगे, ठीक है। आपको रिवॉल्ट 1857 को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा बहुत हार्ड भी रह सकता है आपके लिए, क्योंकि आप पहली बार अगर आप इसको देखेंगे तो समझ नहीं सकते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आया तो आप और एक बार लेक्चर को देखिए, आप आराम से इसको समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। हम अभी सिर्फ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, 25 क्वेश्चंस, जो कि आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप इसको समझने की कोशिश भी कर सकते हैं और आप इसको समझ भी जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हु हैड डिस्क्राइब्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा जो रिवॉल्ट था 1857 का, इसको पहले किसने डिस्क्राइब किया था, जो कि हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 को क्या बोलते थे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते थे। देखो ऑप्शन नंबर ए देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी देखिए वीर सावरकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी औरोबिंदो घोष, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों इसका सही उत्तर होने वाला है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर रिवॉल्ट 1857 जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ये डिस्क्राइब किए थे, ठीक है, यही थोड़ा बहुत जज किए थे, ठीक है, ये गाइड किए थे हमें और यही यहाँ पर बताते थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हु डिस्क्राइब द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज ए नेशनल राइजिंग। देखो अब यहाँ पर रिवॉल्ट 1857 जो कि यहाँ पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को तो सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे। नेक्स्ट देखिए उसी रिवॉल्ट ऑफ 1857 को नेशनल राइजिंग में किसने यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि ग्लैडस्टोन, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी डिज़रायली, ऑप्शन डी फिर देखिए पाल्मरस्टोन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी डिज़राइल, ठीक है। डिज़रायली जो है ये नेशनल राइजिंग जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का इसको डिस्क्राइब किए थे। आप इसमें इसके नीचे आप देखिए एक एक्सप्लेनेशन है। डिज़रायली वॉज द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी एंड अपोजिशन लीडर इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। ही डिस्क्राइब द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज ए नेशनल राइजिंग। देखो जो डिज़रायली थे एक लीडर थे कंजर्वेटिव पार्टी के और एक अपोजिशन लीडर थे, ठीक है, किसके पार्लियामेंट्री हाउस के, और एक कॉमन लीडर थे, जैसे कि इसने जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में नेशनल राइजिंग जो है इसको डिस्क्राइब किए थे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए
हु डिस्क्राइब्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज नेशनल रिवॉल्ट। ठीक है, अब देखो ये नेशनल राइजिंग था, ये नेशनल रिवॉल्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए देखिए ग्लैडस्टोन, ऑप्शन बी देखिए पाल्मरस्टोन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, फिर ऑप्शन डी आर.सी. मजमुदर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स जी ने क्या किए थे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में एक नेशनल रिवॉल्ट इसने जो है डिस्क्राइब किए थे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हु ग्रेटली इम्प्लीमेंटेड द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी एलियंस। ठीक है, एलियंस। अब देखिए एलियंस जो होता है उसमें किसने इम्प्लीमेंट किया था सिस्टम को। ठीक है, सब्सिडरी सिस्टम को। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन ए वर्ड वेरिसले, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपॉन, ऑप्शन सी देखिए विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपॉन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेस्ले जी ने एक ग्रेट इम्प्लीमेंट जो है स्टार्ट किए थे सिस्टम ऑफ सब्सिडरी एलियंस में। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, हु वॉज द फर्स्ट नेटिव रूलर टू एंटर इनटू सब्सिडरी एलियंस। अब देखो जो सब्सिडरी एलियंस थे उसमें फर्स्ट ऐसा कौन है नेटिव जो कि इंडिया का, ठीक है, जो कि वो पहले जो है उसमें एंटर हो जाए। अब पहला देखिए नवाब ऑफ ओध, फिर ऑप्शन बी है पेशवा, ऑप्शन सी भोंसले, ऑप्शन डी निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद के जो निज़ाम से वही यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस में पहले जो है वो नेटिव रूल किए थे, नेटिव पहले वो एंटर हुए थे यहाँ पर। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, द सब्सिडरी अलायंस वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई। जो सब्सिडरी अलायंस है वो किसने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ऑप्शन ए देखिए द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ऑप्शन बी देखिए द होलकर स्टेट ऑफ इंदौर, फिर द राजपूत स्टेट ऑफ जोधपुर, द रूलर ऑफ मैसूर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी द होलकर स्टेट ऑफ इंदौर। तो ये जो होलकर स्टेट ऑफ इंदौर थे इन्होंने जो सब्सिडरी अलायंस था उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो इसके लिए जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी द होलकर स्टेट ऑफ इंदौर। अब चलिए यहाँ पर सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, देखिए वाज नॉट बोल रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द टर्म्स एक्सेप्टेड बाय द इंडियन रूलर एंटरिंग सब्सिडरी अलायंस। अब देखो ऐसा कौन सा वो इंडियन रूलर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने के लिए जो कि वो एंटर हुए हैं। अब देखो ऑप्शन नंबर ए द रूलर हैड टू डिसबैंड हिज मिलिट्री फोर्स, ऑप्शन बी देखिए द रूलर हैड टू अलाउ द ब्रिटिश टू स्टेशन देयर ट्रूप्स विद इन हिज किंगडम, ऑप्शन सी देखिए द रूलर हैड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश, ऑप्शन डी द ब्रिटिश वुड नॉट प्रोटेक्ट द रूलर इन केस ऑफ फॉरेन अटैक। ठीक है, इसका सही उत्तर होने वाला है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जो कि द ब्रिटिश वुड नॉट प्रोटेक्ट। ठीक है, ब्रिटिश ऐसे प्रोटेक्ट नहीं करते थे रूलर्स को जो कि वो फॉरेन में अटैक करते थे, फॉरेन अटैक होते थे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट डॉक्टराइन ऑफ लैपिस। ठीक है, इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए पहले आप देखिए इट वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डालहाउस, ऑप्शन बी इट वाज इन ऑपरेशंस बिटवीन 1848 एंड 1856, ऑप्शन सी देखिए नागपुर वाज द फर्स्ट स्टेट एनेक्स्ड अंडर दिस रूल, ऑप्शन डी सतारा, जयपुर, झांसी एंड नागपुर स्टेट्स वर एनेक्स्ड अंडर दिस रूल। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि नागपुर वाज द फर्स्ट स्टेट, जो कि नागपुर ऐसे कैसा फर्स्ट स्टेट है जो कि महाराष्ट्र, जो कि एग्जैक्ट रूल को जो है वो अंडर रूल में जो है वो पार्टिसिपेट हुए थे। ठीक है, यानी पार्टिसिपेट वो नॉट ट्रू बोलते थे। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैपिस को। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैपिस। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है इसके पॉलिसी क्या थे। ऑप्शन ए देखिए स्टेट्स वर अलाउड टू अडॉप्ट सन एज एंड हेयर। ठीक है, हायर। फिर ऑप्शन बी देखिए स्टेट्स वर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट सन एज एंड हेयर। ठीक है, फर्स्ट अलाउ फिर नॉट अलाउ। फिर उसके बाद ऑप्शन सी देखिए अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी रूलर इन इंडिया हैड टू एक्सेप्ट टू पे ए सब्सिडी टू द ब्रिटिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी। देखो ब्रिटिश आर्मी मेंटेनेंस करने के लिए एक सब्सिडी देती थी एक सिस्टम के दौर। ठीक है, ये बोल रहा है। ऑप्शन डी देखिए नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्टेट्स वर नॉट अलाउड। ठीक है, वो उनको खुद के सन्स और हेयर को उनको अडॉप्ट करने के लिए वो अलाउ नहीं करते थे यहाँ पर डॉक्टराइन लैपिस में। ठीक है, ये पॉलिसी थी इसकी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 10th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर फर्स्ट टू लास्ट ऑफ स्टेट्स एग्जेंट अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैपिस। ठीक है,
अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस है इसका पॉलिसी क्या है फर्स्ट से लास्ट, जो कि इसका सीक्वेंस क्या है वो बताने का ये बोल रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए देखिए आप यहाँ पर सतारा, जयपुर, संबलपुर, बाहत, ठीक है, ये स्टेट्स है। फिर नेक्स्ट देखिए जयपुर, सतारा, संबलपुर, बाहत, फिर उसके बाद देखिए बाहत, सतारा, जयपुर, संबलपुर, फिर सतारा, जयपुर, बाहत, संबलपुर। तो इसका सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, सतारा, जयपुर, बाहत, संबलपुर बच्चों, संबलपुर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 11th क्वेश्चन, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ लॉर्ड डालहौज एज गवर्नर जनरल। ऑप्शन ए 1857 से लेकर 1876, 1845 टू 1866, 1848 टू 1856, फिर 1859 टू 1866। तो इसका सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी बच्चों, जो कि 1848 टू 1856 इस पीरियड पे जो है जो लॉर्ड डालहाउस थे ये गवर्नर थे जनरल के, ठीक है, जनरल गवर्नर थे डालहाउस के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर एनेक्स्ड एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस। डॉक्ट्रिन लैपिस जो है ये किसके यहाँ पर नीचे जो एक एनेक्स्ड है वो किसके एनेक्स्ड फॉलोइंग है, ठीक है, किसके हिसाब से है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ऑप्शन ए देखिए सतारा, ऑप्शन बी संबलपुर, ऑप्शन सी नागपुर एंड झांसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर देखिए सब ऑप्शन सही है, ठीक है, सतारा, संबलपुर, नागपुर और झांसी ये सभी में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस जो है वो एनेक्स्ड हुए थे, ये चल रहे थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 13 क्वेश्चन कि देखो हु इंट्रोड्यूस टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। हमारे भारत देश में टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम किसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, किसने यहाँ पर अनाउंस किया था, शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर ए देखिए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड डालहाउस, ठीक है। इसका आंसर सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डालहाउस। ये जो है लॉर्ड डालहाउस जी ने यहाँ पर टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया को यहाँ पर ये इंडिया में स्टार्ट किए थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर 14th क्वेश्चन, व्हेन वाज टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। टेलीग्राफ जो है कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। ऑप्शन ए देखिए 1822, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1834, ऑप्शन डी 1876। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी 1852, ठीक है। 1852 में हमारे भारत देश में फर्स्ट जो टेलीग्राफ है वो इंट्रोड्यूस हुआ था बच्चों, ठीक है, सॉरी 1853 में, ठीक है, 1853 में जो टेलीग्राफ है भारत देश में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 15th, द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड बिटवीन। देखो पहला जो रेलवे लाइन है वो कब यहाँ पर लेड हुआ था, यानी पहले जब कब चालू हुआ था रेलवे लाइन, पहले कहाँ पर गिरा था हमारे भारत देश में। तो पहला है बॉम्बे एंड थाने, ठीक है, ऑप्शन बी देखिए बॉम्बे एंड हैदराबाद, ऑप्शन सी देखिए कोलकाता एंड बॉम्बे, ऑप्शन डी दिल्ली एंड कलकत्ता। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे एंड थाने। तो यहाँ पर जो है हमारे पहला जो रेलवे का जो पटरी है, ठीक है, पहला जो रेलवे है वो यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन जो रेलवे है वो पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 16th क्वेश्चन, द गवर्नर जनरल हुज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लेड टू द ग्रेट अपराइजिंग वाज। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड डालहाउस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेस्ली। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जो कि लॉर्ड डालहाउस, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द गवर्नर जनरल हु अबॉलिश्ड पेंशन फॉर नाना साहेब हु वाज अडॉप्टेड सन ऑफ द बाजीराव जी, ठीक है। अब जो बाजीराव जी है इनके जो सन अडॉप्ट हुए थे जो कि नाना साहेब जी ने, इनका जो अबॉलिश पेंशन है वो किसने किस जनरल गवर्नर ने यहाँ पर अबॉलिश किया था। ऑप्शन ए देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जोन, ऑप्शन सी देखिए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड डालहाउस। तो इसका सही उत्तर है ये भी लॉर्ड डालहाउस जी नहीं है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर 18 क्वेश्चन देखिए बच्चों, विन वाज अवध एनेक्स्ड, ठीक है, जो अवध है वो कब एनेक्स्ड हुए थे। तो ऑप्शन ए देखिए 4 Feb 1857, ऑप्शन बी देखिए 7 फरवरी 1857, फिर 7 फरवरी 1856, उसके बाद डी देखिए 4 फरवरी 1856। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए बच्चों इसका तो सही उत्तर होने वाला है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 7 फरवरी 1857 को जो अवध जो एनेक्स्ड है, ठीक है, अवध, तो ये जो है ये स्टार्ट हुआ था 7 फरवरी 1856 को बच्चों, आपकी डेट याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए 19th क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो हमारा जो 1857 में जो रिवॉल्ट था
तो उस दौरान हमारा जो गवर्नर जनरल कौन था हमारे भारत देश का? तो ऑप्शन ए देखिए लॉर्ड डालहाउस, ऑप्शन बी लॉर्ड वेस्ले, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जिन्हें हमारे जो है गवर्नर जनरल थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के दौरान बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 20th क्वेश्चन, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब देखो रिवॉल्ट जब चल रहा था 1857 को, उस दौरान लखनऊ का प्रोमिनेंट लीडर कौन था? ऑप्शन ए देखिए बेगम हसरत महल, फिर ऑप्शन बी देखिए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए बेगम हजरत महल जिन्हें जो है लखनऊ के प्रोमिनेंट लीडर थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के तब। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 21, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स सप्रेस्ड द रिवॉल्ट ऑफ झांसी। देखिए रिवॉल्ट ऑफ झांसी के तब जो है हमारे ऐसे कौन से जो है ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो कि वो सप्रेस्ड हुए थे? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए कॉलिन कैंपबेल, ऑप्शन बी हेनरी हैवलॉक, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन डी हग्रोस। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी हेनरी लॉरेंस। तो चलिए यहाँ पर हम 22nd क्वेश्चन देखेंगे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रीजन्स वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। देखो अब भारत में जो कि यहाँ पर रिवॉल्यूशन चल रहा था 1857 के तब, तो ऐसा कौन सा रीजन है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट हुआ था? तो ऑप्शन ए देखिए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी औध, फिर ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर मद्रास। ठीक है, इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी औध। ठीक है, तो औध जो है रीजन है जो कि यहाँ पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 इस टाइम पर जो कि हमारा इंडिपेंडेंस के लिए हमारी इंडिया की फर्स्ट वार में हम शामिल हुए थे, तब औध जो है ये रीजन ज़्यादा इफेक्ट हुआ था बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 23rd देखिए, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज। यहाँ पर देखिए जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वो मेनली किस लिए किस कारण के लिए यहाँ पर फेल हो चुका है? तो ऑप्शन ए देखिए of superior resources of British Empire, option B it was poorly organized and the rebels had no common interest, option C it had very little national sentiment, option D it was localized, restricted and scattered। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी इट वॉज पूरली ऑर्गेनाइज्ड एंड द रेबल्स हैड नो कॉमन इंटरेस्ट। तो हमारे जो रेबल्स थे वो कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे, इसके लिए हम जो यहाँ पर 1857 वो रिवॉल्ट में फेल हो गए हैं। अब यहाँ पर 24th क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका, जो कि व्हाट वर द सोशियो रिलीजियस कॉजेज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट कॉज्ड अनरेस्ट अमॉन्ग पीपल। ऑप्शन ए एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, ऑप्शन बी अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स, ऑप्शन सी टैक्सेशन ऑफ मस्क्यूज एंड टेम्पल लैंड्स, ऑप्शन डी रेजियल सुपरिटियरी कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्रिटिशर्स। इसमें देखो और यहाँ पर सब डिवाइडेड है ऑप्शंस। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि ऑप्शन ए बी सी तीन भी सही है, ऑप्शन सेकंड बोल रहा है कि सभी ऊपर के ऑल ऑफ दी वो सही है, ऑप्शन 3 बोल रहा है कि ओनली सी सही है, ऑप्शन 4 बोल रहा है कि सी और डी सही है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है पॉइंट नंबर 2, जो कि ऊपर के जो भी है सब कुछ सही है बच्चों। ठीक है, अब चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर वाई वर द सेपॉइस डिसकंटेंट। सेपॉइस जो है वो किस लिए डिसकंटेंट हुए थे? ऑप्शन ए देखिए दे हैड टू क्रॉस सीज टू सर्व, ऑप्शन बी लेजर एमोलमेंट्स कंपेयर टू द ब्रिटिश काउंटर पार्ट, ऑप्शन सी रेजल डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन डी दे वर अलाउड टू वियर सेक्टेरियन मार्क्स एंड हेंस रिलीजियस वर सपोर्टेड इन द आर्मी। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट 1 ये बोल रहा है कि ऑल ऑफ द वो सब सही है, ऑप्शन सेकंड बोल रहा है कि ABC सही है, ऑप्शन थर्ड बोल रहा है कि ओनली डी सही है, ऑप्शन 4 बोल रहा है कि सी और डी सही है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है सेकंड पॉइंट, जो कि ABC ये 3 ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखें कि रिवॉल्ट 1857 ये किस लिए हुआ था, क्या कॉजेस है, क्या फैक्टर्स है इसके, और क्या पॉलिटिकल लीडर्स इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, और किस तरह से हमारे जो सिपॉइज है यहाँ पर उनके अगेंस्ट हुए थे। ठीक है, और किस तरह से हम फेल हुए थे, ये सब कुछ देखे थे। और उसके बाद टोटल हम यहाँ पर 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमारे जो है सोशल साइंस सैनिक स्कूल क्लास 9th को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि सोशल साइंस सैनिक स्कूल क्लास 9 का, जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, तो अब हमारा जो कल नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, हम दूसरा लेक्चर यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि फ्रीडम फाइटर्स।
ठीक है। तो अगर आप अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका जो कल तक जो भी हम यहाँ पर अपडेट्स डालेंगे, जो भी हम कल से जितने भी हम यहाँ पर कंटिन्यू लेक्चर्स डालते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।